जैसे आज दोबारा से हम नर्व की फिनोमेना को हम डिस्कस करेंगे। कौन सी इवेंट्स होते हैं नर्व इम्पल्स के, हम इनको शुरू से देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि न्यूरॉन के इनसाइड और आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होता है, उनमें चार्ज डिफरेंस होता है। क्यों होता है वो हमने जैसे हमारे एसटीबी बुक के हवा में पढ़ी कि जैसे पोटेशियम चैनल भी होते हैं, इसी तरह से लीक चैनल भी होते हैं। तो कंसंट्रेशन शुरू में आपने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, बट लेमा के इनसाइड इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और बाहर जो है सोडियम आयन टाइम ज्यादा होती है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद। कंसंट्रेशन इज 30 टाइम ग्रेटर इन द इनसाइड, यानी जैसे देखें आयंस आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है, बट 30 टाइम्स जो है ग्रेटर इनसाइड द न्यूरोलेमा होते हैं। इसी तरह से देन आउटसाइड कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर इन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। यानी इसी तरह से कहते हैं ना, शुरू में आपने देखा होगा इसी डायग्राम इलस्ट्रेशन के अंदर जो है पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ओवरऑल चार्ज इनसाइड जो नेगेटिव है, चार्ज इनकी नेगेटिव है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है। तो हम ये नोट करेंगे कि लाइक यहाँ पे भी पोटेशियम आयंस मौजूद है, बट ये 30 टाइम्स जो पोटेशियम आयंस जो है इनसाइड में ज्यादा है। इसी तरह से हम देखेंगे सोडियम आयंस के थोड़े बहुत होते हैं, बट सोडियम आयंस जो टाइम्स जो आउटसाइड जो है वो ज्यादा है। तो यही पॉइंट जो हमारे एसपी बुक के अंदर बताई गई है कि कितनी इस वजह से कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, जैसे हम पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो हम कहेंगे इनसाइड जो है पोटेशियम आयन से ज्यादा है, और आउटसाइड जो सोडियम आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और इसी तरह से इनसाइड जो चार्ज होती है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक एनायन की वजह, आउटसाइड जो है पॉजिटिव है जिसमें सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आयंस आर कंटिन्यूअसली मूव्ड अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेड थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। ये शुरू में जब कोई भी एक न्यूरॉन रेस्ट पे होता है, तो इसी तरह से ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम इससे सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन है जो न्यूरोलेमा के अंदर मौजूद अंदर है। इस वजह से जो है इनसाइड पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आउटसाइड सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बिकॉज पोटेशियम पंप। तो फॉर एवरी 2 पोटेशियम दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनवर्ड एंड 3 सोडियम आर पंप्ड आउटसाइड। ये किसकी मदद से होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से होता है। हम एनटीबी की बुक के अंदर ये पॉइंट्स देख सकते हैं, एनटीबी बुक की 62 पेज नंबर मौजूद। सो इनसाइड बिकम नेगेटिव देन आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलेमा। यही चीज हमने यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन में बताई कि इनसाइड जो है वो नेगेटिव है, आउटसाइड पॉजिटिव है। सोडियम पोटेशियम पंप उस वक्त काम कर रहा होता है जिसकी वजह से ये होता है। उसके बाद हम देखें कि जैसे कौन से और भी चैनल वगैरह हैं, जैसे नेगेटिव आयंस कौन से हैं। नेगेटिव आयंस जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक एनायंस में जैसे अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, आरएनए, इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड द न्यूरोलेमा ज्यादा है। इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड न्यूरोलेमा ज्यादा, हालांकि पोटेशियम आयंस भी मौजूद हैं, बट कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा होने की वजह से इनसाइड जो हम इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। कौन सी चीजें इनसाइड है, जैसे ये आरएनए है, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड है, इन सब पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह इनसाइड द न्यूरोलेमा जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है। इनसाइड जो न्यूरोलेमा दैट इज नेगेटिव है। इसी तरह से हमने एक और भी जैसे पॉइंट्स में पढ़ा था कि लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, लीकी चैनल भी होते हैं। जैसे न्यूरोलेमा के अंदर जो लीक चैनल भी है, यानी जिसमें किसी भी स्टिमुलस के बगैर जो आयंस की मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं लीकी चैनल कहते हैं। तो सोडियम लीकी चैनल भी है, पोटेशियम लीकी चैनल भी है। तो सेल मेम्ब्रेन न्यूरोलेमा हैज मेनी चैनल प्रोटीन्स कॉल्ड गेट्स। पोटेशियम आयंस लीक कंटिन्यूअसली थ्रू लीकी गेट्स। दिस मेक्स मोर पॉजिटिव आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन देन इनसाइड। इसी तरह से जैसे हम देखते रहते हैं कि पोटेशियम, जैसे पोटेशियम ये लीकी चैनल है। लीकी की मीनिंग किसी भी स्टिमुलस के बगैर जो इनसाइड टू आउटसाइड
इनसाइड टू आउटसाइड जैसे मूव करते रहते हैं तो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है अगेन जो है पॉजिटिव हो जाता है, अगेन जो है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ भी वेरी क्लियर है कि पोटेशियम आयंस लीक कंटिन्यूअसली थ्रू लीकी चैनल्स आर गेट्स, दिस मेक्स मोर पॉजिटिव आउटसाइड। ये आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट और ज्यादा पॉजिटिव करते हैं देन इनसाइड। इनसाइड जो ये नेगेटिव है, इनसाइड जो इन्वायरमेंट वो नेगेटिव है बिकॉज ऑफ लीकी चैनल। खास तौर पे ये जो है पोटेशियम लीकी चैनल जो है इसका बहुत ही बड़ा किरदार होता है बाहर का इन्वायरमेंट जो है उसको पॉजिटिव में रखने के लिए। ओवरऑल देयर आर मोर पॉजिटिव चार्जेस ऑन द आउटसाइड देन इनसाइड। सिंपली हमें यही जैसे नोट करना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जब एक न्यूरॉन रेस्ट में होता है तो उस वक्त जो है आउटसाइड इन्वायरमेंट पॉजिटिव है और इनसाइड जो इन्वायरमेंट होता है वो नहीं होता है। दिस इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म में, जिसे RMP कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और उस वक्त हमने ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पे देखा वो था -70 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था। दिस पोटेंशियल विल बी मेंटेन्ड until the membrane is disturbed or stimulated। जब इसको कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा, जैसे आप स्टूडेंट्स को याद है एक स्टिमुलस होता है जिस पोटेंशियल जनरेट होता है, और ऐसे भी स्टिमुलस होते हैं जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता है, उसे हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट का स्टिमुलस होना चाहिए तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी। उन्हें हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे जब जैसे ही उसकी पोलैरिटी चेंज, तो लीकी चैनल के बाद जैसे हम नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो लोकेशन वगैरह हमने पढ़ी थी, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल एनटीडी के हवाले। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल, इसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल, इसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर आप देखेंगे पहला नर्व इम्पल्स का कंपोनेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या RMP, दूसरा जो कंपोनेंट है उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल AP। तो इसे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और सिंपली इट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल is characterized by the more positive inside of the neuron than outside, यानी डीप स्टेट होगी। आपको जैसे हमने ओसिलोस्कोप की स्क्रीन पे जो ग्राफ बना था उसको भी जहन में रखना है कि क्या कौन सी चेंजेस होती है। तो आपने देखा कि शुरू में जैसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 -55 तक जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, उसके बाद जैसे आपने देखा एक पीक हुई थी। ये क्यों हुआ अमल था? बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन की वजह से। डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपने देखा कि इनसाइड जो नेगेटिव था, इनसाइड इन्वायरमेंट नेगेटिव था। अब जब पोलराइजेशन होगी तो इनसाइड जो अब पॉजिटिव हो जाता है, इनसाइड इन्वायरमेंट जो पॉजिटिव हो जाता है, इस अमल को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्यों डीपोलराइजेशन हुई? सोडियम चैनल वो ओपन हुए जिसकी वजह से सोडियम आयंस जो है अंदर आ गए, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई अंदर सोडियम आयंस की, इस वजह से ये +40 तक पहुंच गए, और इसे हम कहते हैं कि डीपोलराइजेशन का अमल। यही एक्टिव पोटेंशियल है, यही एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यही एक्शन पोटेंशियल है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मोर पॉजिटिव इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन देन आउटसाइड, यानी इनसाइड न्यूरॉन जो है मोर हो गया देन आउटसाइड। इस कंडीशन को, स्टेट को हम कहेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट। जैसे ये जो पीक है -70 से +40 तक ये वोल्टेज गया है, ये खास तौर पे जैसे ये पीक या एरो जैसे ऊपर जा रहा है तो ये डीपोलराइजेशन को शो करता है। हमने डीपोलराइजेशन when positive tend to move inside of the neuron of the receiving a particular stimulus। जैसे ही कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलेगा तो पहले फ्यू सोडियम चैनल ओपन होंगे, और उसके बाद जैसे स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड लेवल तो मजीद सोडियम चैनल ओपन होंगे, और जिसकी वजह से ये जो है देखेंगे वोल्ट मीटर तक जो उसमें जो +40 तक की चार्ज चली जाती है मिली वोल्ट तक,
और इस कंडीशन को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। जब +40 तक पहुंच जाते हैं उसके बाद सोडियम गेट जो है क्लोज हो जाते हैं, सोडियम गेट क्लोज हो जाते हैं, देन जो अंदर जो है सोडियम नहीं आ सकते हैं। The electrochemical change appears on the short region of neuron for a brief period of time, followed by the recovery of polarized state. In this way, a wave of action potential begins to the other end of the neuron. Action potential is established by the following factors. कौन से factors हैं जिनकी वजह से ये action potential हुआ है? Next आते हैं हम इस पर। ये हमने काफी सारी चीजें एक दो बार पहले ही पढ़ी है। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की मीनिंग यही है कि जैसे स्टिमुलस केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल, यानी इतना एक प्लस होना चाहिए जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। अगर जैसे -55 मिली वोल्ट तक का जो है अगर स्टिमुलस है तो ही जो है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और उसे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर -55 मिली वोल्ट से बिलो है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता और उसे हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, that is called as sub threshold potential in neuron, and it is called as threshold stimulus. If stimulus is not capable to excite or fails to arise any response, it is called as sub threshold stimulus. अगर हम कोई भी जैसे यहाँ पे अगर हम एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं ग्राफ के हवाले से, ओसिलोस्कोप की स्क्रीन के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे यहाँ पे हम ड्रा करते हैं लाइन की, ये -55 मिली वोल्ट है, ये -70 मिली वोल्ट है। काफी सारे ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो -55 से बिलो होते हैं तो ये आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेंगे। ऐसा स्टिमुलस जो यानी जो एटलीस्ट उसमें -55 मिली वोल्ट का जैसे चेंज आए तो वो फिर आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। बाकी इससे अगर कम होंगे तो वो कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेंगे, जिसे हम सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इनको हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उसमें क्या होना चाहिए, -55 मिली वोल्ट का जैसे उसमें चेंज आनी चाहिए तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो इसमें पोटेंशियल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। उसके बाद जैसे थ्रेशोल्ड मिलता है तो आपको पता है कि काफी सारे सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं और उसके बाद और भी जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होंगे वो सब ओपन होंगे। इसकी वजह से सोडियम आयंस मूव इनसाइड लेमा और इनसाइड जो चार्ज होती है जो हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। ठीक है, व्हेन अ न्यूरॉन फाइबर इज स्टिमुलेटेड बाय थ्रेशोल्ड इट कॉजेज ओपनिंग वोल्टेज गेटेड। जैसे आपको पता है कि हमने पहले कहा था न्यूरॉन के अंदर एक लीक चैनल है, गेटेड चैनल भी है, इसी तरह से एक सोडियम पंप भी है, सोडियम पोटेशियम पंप भी। वोल्टेज गेटेड और रेगुलेटेड जो चैनल है वही ओपन होंगे। जैसे क्या होगा, सोडियम गेट जैसे ओपन होंगे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगी। इनफ्लक्स की मीनिंग होती है जब इनसाइड या जो इंटर होते हैं इनसाइड द सेल और इनसाइड द न्यू, जैसे ओपन होंगे फ्यू सोडियम चैनल होंगे सबसे पहले तो ये जाहिर है अब थोड़ी आएगी, उसकी वजह से स्टिमुलस अगर -50 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस किया तो उसके बाद जितने भी वोल्टेज सोडियम चैनल होंगे वो सब ओपन होंगे। तो एक पॉजिटिव फीडबैक का एक एग्जांपल होता है जिसकी वजह से जितने भी सोडियम चैनल होंगे वो सब ओपन होंगे और इस वजह से सोडियम आयंस रश इनसाइड द न्यूरोलेमा, इनफ्लक्स होगा। इसे हम कहेंगे इनफ्लक्स। जब सोडियम सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो उसे हम कहते हैं इनफ्लक्स। इसका अपोजिट टर्म होता है इफ्लक्स। मीनिंग होती है कोई चीज बाहर जाए सेल से बाहर जाए तो उसे हम कहेंगे इफ्लक्स और तो हम उसे कहते हैं इनफ्लक्स कहते हैं। Influx of sodium ions by diffusion, since there are more sodium ions entering than leaving, the electropotential of the membrane changes from -70 millivolts to +40 millivolts पहुंच जाता है। इसे हम कहते हैं ये डिपोलराइजेशन की स्टेट हुई है। इसे हम कहेंगे द रिवर्सल ऑफ पोलरिटी, डिपोलराइजेशन रिवर्स पोलरिटी। क्योंकि इसलिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उसके अंदर इनसाइड जो है वो नेगेटिव थी, अब क्या हुआ इनसाइड पॉजिटिव हुई है। तो हम कहेंगे ये रिवर्सल ऑफ पोलरिटी है, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी अक्रॉस टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द डिपोलराइजेशन और इसे हम कहते हैं डिपोलराइजेशन।
Regular polarity, this is called the depolarization. And this so positive inside and electronegative outside lasts for about a 1 millisecond. हम ग्राफ देखेंगे, थोड़ा सा आगे एक ग्राफ है, ये सिर्फ 1 मिलीसेकंड के लिए होता है टाइम, जिसमें ये ऐसा अमल होता है ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड। एक यहाँ पे हाँ ये डायग्राम हम देखेंगे कि ये अमल होगा सिर्फ ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड है। जैसे एक्शन पोटेंशियल देखें, ये एक्शन जो पोटेंशियल है जिसमें जैसे हुए, तो ये एक्शन पोटेंशियल फॉर जो है 1 मिलीसेकंड के लिए होगा, ओनली फॉर ये टाइम है, तो 1 मिलीसेकंड अमल होगा, जिसमें क्या है, जैसे अभी आपने नोट है, जैसे ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड हुआ ये काम, or last about only for 1 millisecond till the sodium gates are not। जब तक सोडियम गेट क्लोज नहीं होते हैं तब तक ये एक्शन पोटेंशियल है, और ये अमल सिर्फ ओनली 1 मिलीसेकंड के लिए होता है, और कहते हैं एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। Efflux of sodium ion depolarization, brief period of time only for one depolarization। और ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे जो था वो ऐसे -70, पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट, बाद 0 तक, 0 के बाद देन +40 तक आए, जिसे हम कहेंगे कि ये जो है डीपोलराइजेशन की स्टेट है, डीपोलराइजेशन की स्टेट हुई, जैसे डीपोलराइजेशन की स्टेट हुई है। तो इसमें हमने देखा कि जैसे पहले क्या था और बाद में क्या था, यानी डीपोलराइजेशन से पहले क्या था और बाद में क्या था। सोडियम आउट, पोटेशियम इन, सोडियम जो बाहर जा रहे थे, और इस तरह से जैसे ये जब आफ्टर आफ्टर यानी जब डी हुई है, एक है यानी डीपोलराइजेशन की पहले का अमल है, और दूसरा है डीपोलराइजेशन की बाद का अमल, यानी सोडियम इनफ्लक्स हुआ है, सोडियम आयंस जो अंदर दाखिल हुए, जैसे ये सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड जो है ये ओपन हुए, आप देखें सोडियम चैनल बहुत ही ज्यादा अंदर आ गए, तो अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव, और ये तकरीबन जो है +40 मिली वोल्ट तक हो जाता है, तो इससे हम कहते हैं कि ये जो है डीपोलराइजेशन का अमल है। इससे पहले जैसे आपने देखा कि जब रेस्टिंग कंडीशन थी, बिफोर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसकी कंसंट्रेशन बट कम थे, जैसे स्टिमुलस मिला तो सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से ये हुआ कि काफी सारे सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम आयंस अंदर आ गए, और अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया, डीपोलराइजेशन हो गई, और वोल्टेज हुआ -70 से -55, -55 से 0 से +40 तक आ गया, इसे कहेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होता है, जो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे देखा कि जैसे ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे देखा कि रीपोलराइजेशन भी होती है, जैसे ये यहाँ पे डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन की मीनिंग है कि -70 मिली वोल्ट तक वापस आ, -70 मिली वोल्ट तक वापस आने के हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। बट रीपोलराइजेशन ये कि तक सोडियम आयंस जो है, आयंस इन जैसे डीपोलराइजेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज इनसाइड जो सोडियम आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा है, आउटसाइड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अब कौन सा लाइक अमल होना चाहिए, एक सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो फंक्शनल होना चाहिए, जिसकी वजह से इनसाइड जो जितने भी जैसे मींस लाइक सोडियम आयंस थे, उनको 3 को बाहर भेज के 2 को पोटेशियम को अंदर लाएंगे, तो वापस वही आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन होगी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली थी। तो अब हम नेक्स्ट आएंगे, जैसे हाइपरपोलराइजेशन का एक टर्म सीखेंगे, हाइपरपोलराइजेशन का टर्म सीखेंगे, और रिफ्रैक्टरी पीरियड, हाइपरपोलराइजेशन और रिफ्रैक्टरी पीरियड। हाइपरपोलराइजेशन यानी मोर पोटेशियम आयंस ऑन द आउटसाइड देन इनसाइड, ठीक है ना। जैसे अभी हमने देखा कि सोडियम तो अंदर, सोडियम तो काफी सारे अंदर पड़े, बट हुए तो वो देर से क्लोज होने की वजह से पोलैरिटी जो जैसे साइड जो न्यूरोलेमा को पॉजिटिव हो के पोटेंशियल होगा मिली वोल्ट में, जो की स्क्रीन पे वो माइनस या उससे भी बिलो, जिसे हम कहते हैं हाइपोलराइजेशन। सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूस टू
time, so it gradually begins to restore the original ओरिजिनली क्या था, जब एक ऐसा न्यूरॉन कोई भी स्टिमुलस नहीं था जिसके पास, तो यदि उस इनसाइड पोटेशियम थे और आउटसाइड जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आउट ज्यादा, बट यहाँ पे आपने देखा पोलराइजेशन हुई है तो उस वक्त जो सोडियम आयन्स अंदर आ गए, रीपोलराइजेशन हुई है, तब अब वापस इस कंडीशन को ले आने के लिए कौन सा सोडियम पंप, जो एक प्रोटीन है, सोडियम प्रोटीन जो एक प्रोटीन है होता है, repolarization is shown by the falling phase of the action potential spike, results in potential return to its original level. Original level में क्या था, regains its original ionic distribution and polarity and prepares itself for the next stimulation. This period of recovery of the nerve fiber is called refractory period. कौन सा, ये जो पीरियड है इसमें -80 मिलीवोल्ट तक ये जो चला गया था वोल्टेज, अब ये वापस जो है -70 तक आता है, तो इसे हम कहते हैं रेफ्रैक्टरी पीरियड. Although the polarized neuron fiber has same polarity as that of the polarized neuron, but the has different ionic distribution. तो देखिए यहाँ पे भी जैसे आप देखें यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट है, ये भी -70 मिलीवोल्ट है, रीपोलराइजेशन भी -70 मिलीवोल्ट हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी -70 मिलीवोल्ट है. तो यहाँ का जो -70 मिलीवोल्ट है उसमें आपने देखा कि पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा है और बाहर जो है सोडियम आयन की ज्यादा है. ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में अंदर जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. यूनिक डिफरेंस है ये ये भी यहाँ पे इस जगह पे 70 मिलीवोल्ट है, बट आयोनिक डिफरेंस है. तो इसको वापस रिस्टोर कौन करेगा, वो करेगा सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप कैसे, तो although the polarized neuron fiber have the same polarity as that of polarized neuron, but has ionic distribution, it has more potassium outside and more sodium inside. तो मोर सोडियम इनसाइड है और मोर पोटेशियम आउटसाइड है, किस जगह पे, यहाँ पे जब ये रीपोलराइजेशन का अमल हुआ. सो द रीपोलराइज्ड नर्व फाइबर undergoes a refractory period of for a few milliseconds. ये जो रीपोलराइज न्यूरॉन है तो एक रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाना चाहिए फॉर फ्यू मिलीसेकेंड, ताकि जो ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें जो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वही सेम मेंटेन हो सके. सो द अच्छा, ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्टोर. कैसे रिस्टोर होगी, बाय सोडियम पोटेशियम पंप. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से 3 सोडियम आयंस जो हैं आउट जाएंगे, पोटेशियम आयंस जो है इन आएंगे, अंदर आएंगे. दिस रिटर्न्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल, जो वापस -70 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा. एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड लास्ट अबाउट 4 milliseconds, so a neuron can conduct 250 impulse per second. तो इसी तरह से अभी हम एक इसकी जैसे इलस्ट्रेशन देखते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर क्या होता है. जैसे आपने देखा कि ये जो जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब भी एक जैसे न्यूरॉन रेस्ट में होता है उसके बाद जैसे कोई इसको स्टिमुलस मिलता है, इतना स्टिमुलस के जैसे इसका जो वोल्टेज जैसे एटलीस्ट -55 मिलीवोल्ट हो, उसके बाद मोर सोडियम चैनल ओपन हुए, डीपोलराइजेशन का अमल हुआ है और फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, उससे एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद रीपोलराइजेशन का अमल हुआ है. रीपोलराइजेशन के अमल के बाद जैसे थोड़ी सी हाइपर पोलराइजेशन हुई है, हाइपर पोलराइजेशन होने के वापस जो है वही सेम -70 मिलीवोल्ट तक आया है. ये ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे वोल्टेज, तो ये किस में आया है, ये आया है रिफ्रैक्टरी पीरियड में आया, रिफ्रैक्टरी पीरियड में आया, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहेंगे. ऐसा ग्राफ हमारे एनटीबी बुक में भी मौजूद है. ये वापस रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसे पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. ये जो पीरियड है अंदर जैसे ये हाइपर पोलराइजेशन हो गई थी, वापस अब जो है नॉर्मल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन, वही जो रेस्टिंग वाली कंडीशन थी वो मेंटेन हुई, उससे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन. और ये आपने जैसे एक नया टर्म सीखा था अंडर शूट और ओवर शूट. जैसे ये ओवर शूट है
0 से +40 तक, और अंडर शूट जो है -70 से 80 या 90 तक गया है, तो इसे हम कहते हैं अंडर। ये राइजिंग फेज है, जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं इनसाइड आते हैं। ये फॉलिंग फेज है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, ये पोटेशियम जो है ये बाहर जाते हैं। पोटेशियम का जैसे इफ्लक्स हुआ है, इफ्लक्स यानी बाहर गए, और ये जो है सोडियम का इनफ्लक्स हुआ है। इनफ्लक्स की मीनिंग है इनसाइड द सेल आए। तो इस तरह से ये आपने थ्रेशोल्ड देखा, थ्रेशोल्ड, और ये फेल्ड इनिशिएशन यानी सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। तो इसी तरह से आपने काफी सारी चीजें देखी हैं। होपफुली अब पल्स को थोड़ा सा समझ लिया होगा, थोड़ा सा आप भी देखेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो होपफुली इसके ऊपर आप कमांड आ जाएगी और आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, होपफुली आप समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स, इसका जो थोड़ा सा फिजिक्स के टॉपिक से रिलेशन, वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स इन द एक्सॉन ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट आर वेरी ह्यूमन बीइंग। इन ह्यूमन नॉन माइलिनेटर नर्व इम्पल्स ट्रेवल एट टू 3 मीटर्स पर सेकेंड है। जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी स्लो कंडक्शन होती है, जिनकी स्पीड जो होती है 1 to 3 मीटर सेकेंड होती है। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उनमें थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है, बिकॉज माइलिनेटेड जो एक्सॉन होते हैं, आपको पता है वहाँ माइलिनेटेड एक्सॉन में जैसे एक नोड ऑफ रेनवियर आपने लफ्ज पढ़ा होगा, जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जंप देके वेरी फास्ट और क्विक आते हैं, जिसे कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। तो माइलिनेटेड फाइबर्स के अंदर थोड़ी सी स्पीड होती है 120 मीटर पर सेकेंड। एनटीबी बुक की ये पॉइंट्स हैं, जैसे 1 to 3 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो है 120 मीटर पर सेकेंड है। माइलिनेटेड फाइबर्स की स्पीड ज्यादा है एक्शन, ये जो नर्व इम्पल्स की या सिग्नल की। The velocity of the nerve impulse is faster in myelinated neuron fiber due to saltatory conduction। और saltatory conduction आप स्टूडेंट्स को याद है, जैसे ये एक्सॉन है, और ये जैसे माइलिन शीथ है, श्वान सेल है, और ये जो पॉइंट है जिसे नोड ऑफ वेनवियर कहते हैं। तो ये एक्शन पोटेंशियल इसी तरह से जंप दे के नोड ऑफ वेनवियर पे जो फास्ट जाता है, तो इस वजह से हम कहेंगे साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से स्पीड तेज होती है, वो तकरीबन 120 मीटर पर सेकेंड है। और ऐसा न्यूरॉन जिसका एक्सॉन जो अनमाइलिनेटेड है, तो उसमें स्पीड यकीनन जो है उसकी कम है, कितनी है 1 to 3 मीटर पर सेकेंड। तो यानी स्पीड के हवाले से देखा जाएगा कि आइधर जो माइलिन है या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो उसमें फास्टर स्पीड होगी, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो उसमें स्पीड जो है कम होगी। तो बाकी यहाँ से थोड़ा आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। अब सर ममताज साहब की क्लास